Hello, good evening everyone. My name is Vijay Sokhal. I am clinical instructor in Mira Medical Institute of Nursing and Hospital. Today I am discuss about polyhydramnios. आज अपने पॉलीहाइड्रोएमनियोज करेंगे। पॉलीहाइड्रोएमनियोज क्या होता है, किसके कारण होता है, क्यों होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलीहाइड्रोएमनियोज का मीन्स होता है हाइड्रोएमनियोज। इट इज़ नाउन एज हाइड्रोएमनियोज। हाइड्रोएमनियोज का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड मोर देन 2000 ml या फिर 2 लीटर्स। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो 2000 ml से बढ़ जाता है या फिर 2 लीटर से ज़्यादा हो जाता है, उसे बोला जाता है पॉलीहाइड्रोएमनियोज। किसके कारण होता है, जिसके अंदर जो AFI होता है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है, जो वो क्या होता है मोर देन 25 सेंटीमीटर से अबव हो जाता है जो। और SDP जो होता है सिंगल डीपेस्ट पॉकेट होता है जो, वो क्या होता है 8 सेंटीमीटर से अबव हो जाता है। नॉर्मल होता है 5 सेंटीमीटर, बट इसके अंदर 8 सेंटीमीटर से भी अबव हो जाता है, जिसे बोला जाता है पॉलीहाइड्रोएमनियोज। टाइप्स क्या होते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियोज के? 3 टाइप्स के होते हैं। माइल्ड पॉलीहाइड्रोएमनियोज, सेकंड होता है मॉडरेट पॉलीहाइड्रोएमनियोज, थर्ड होता है सीवियर पॉलीहाइड्रोएमनियोज। मोस्ट कॉमन कौन सा देखा जाता है इसके अंदर? माइल्ड पॉलीहाइड्रोएमनियोज होता है, वो मोस्ट कॉमन फीमेल्स के अंदर देखा जाता है 80% फीमेल के अंदर। जो मॉडरेट होता है वो 15% फीमेल के अंदर देखा जाता है, बट सीवियर पॉलीहाइड्रोएमनियोज 5% फीमेल्स के अंदर देखा जाता है। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलीहाइड्रोएमनियोज सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा कौन सा मतलब पॉलीहाइड्रोएमनियोज देखा जाता है, मोस्ट कॉमन देखा जाता है इसके अंदर माइल्ड पॉलीहाइड्रोएमनियोज। इसके अंदर रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर क्या आ सकते हैं? फिटल के मतलब रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? मल्टीपल प्रेगनेंसी, एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी होना। नेक्स्ट क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, अगर बच्चा है जो उसका क्लेफ्ट लिप है या क्लेफ्ट पैलेट है, जिसके कारण क्या होता है पॉलीहाइड्रोएमनियोज होने के चांस होती हैं। नेक्स्ट ड्यूडिनल अट्रेजिया या फिर जेजुनल अट्रेजिया या फिर इसोफेजियल अट्रेजिया। अट्रेजिया मीन्स होता है ट्यूब होती है जो नैरो हो जाती है, जैसे ड्यूडिनल है उसका नैरोइंग होना, या फिर जेजुनल का नैरो होना, या फिर इसोफेजियल का नैरो होना, जिसे बोला जाता है इसोफेजियल अट्रेजिया। नेक्स्ट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो न्यूरल ट्यूब होती है वो डिफेक्ट हो जाती है, जिसके कारण पॉलीहाइड्रोएमनियोज होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पॉलीहाइड्रोएमनियोज, मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है? माइल्ड क्या होता है? माइल्ड होने का मतलब चांस होता है सबसे ज़्यादा होने का। तो 80% फीमेल के अंदर होता है माइल्ड, बहुत कम होता है, मतलब ज़्यादा नहीं होता है। सीवियर पॉलीहाइड्रोएमनियोज है जो, उसके अंदर जो वैल्यू है एमनियोटिक फ्लूइड की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। माइल्ड के अंदर मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, 2000 ml जो होता है उससे ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर के अंदर आगे आता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पॉलीहाइड्रोएमनियोज। पॉलीहाइड्रोएमनियोज के मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है? मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के कारण पॉलीहाइड्रोएमनियोज होने के ज़्यादा चांस होते हैं। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीवियर पॉलीहाइड्रोएमनियोज होता है, उसके अंदर मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है? क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। सेकेंड मेटरनल कोज कौन कौन से आते हैं? मेटरनल के कौन कौन से कोज होते हैं जिसके कारण पॉलीहाइड्रोएमनियोज होने के चांसेस होते हैं? फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस, जो मदर है वो डायबिटीज मेलाइटस है, हाइपरग्लाइसीमिया होने के कारण इन मेटरनल। ठीक है। वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर क्या है? डायबिटिक है, या इंक्रीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है जिसके कारण पॉलीयूरिया हो रहा है, और इंक्रीज लेवल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, जिसके कारण क्या हो रहा है एमनियोटिक फ्लूइड है उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट कार्डियक एंड रीनल डिजीज कौन कौन सी होती हैं? हाइपरवोलेमिया इन मैटरनल वुमेन्स। नेक्स्ट इंक्रीज ट्रांसफर ऑफ वाटर टू फिटस, कार्डियक एंड रीनल डिजीज होती है वो ज़्यादा होती है फीमेल के अंदर, जिसके कारण हाइपरवोलेमिया इन मैटरनल के अंदर क्या होता है हाइपरवोलेमिया हो जाता है, जिसके कारण इंक्रीज ट्रांसफर ऑफ वाटर टू फिटस की तरफ जो वाटर है वो इसकी
अमाउंट है वो बढ़ जाती है, ट्रांसफर होने लगता है वाटर ज़्यादा। और इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, जिसके कारण क्या होता है, फिटस के अंदर यूरिन है जो उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगेगी। यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, उसके कारण एमनियोटिक फ्लूइड है जो इंक्रीज हो जाएगा, जिसको बोला जाता है पॉलीहाइड्रो एमनियोज। नेक्स्ट सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा। सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा क्या होता है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन इज कवर द प्लेसेंटा, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है वो कवर दी प्लेसेंटा, प्लेसेंटा उसको कवर कर लेता है, फिटल सरफेस जो होता है प्लेसेंटा का उसको कवर कर लेती है। ओनली एट पेरिफेरल मार्जिन, जो पेरिफेरल मार्जिन होता है उसको कवर करती है, बट सेंट्रल पार्ट इज डिप्रेस्ड, जो सेंट्रल पार्ट होता है वो डिप्रेस्ड रहता है। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होते हैं, इंक्रीज यूट्राइन फंडल हाइट देन एवरेज गेस्टेशनल एज, जब गेस्टेशनल एज के अंदर होती है फीमेल तब उसका क्या होता है, इंक्रीज यूट्राइन फंडल हाइट, जो यूट्राइन फंडल हाइट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज अब्डोमिनल गिर्थ, जो अब्डोमन की गिर्थ होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट लोकेशन ऑफ मेजर्स अब्डोमिनल गिर्थ, अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस ऑफ द लेवल ऑफ अम्बलाइकस, जो अपने एब्डोमिनल गिर्थ में मतलब नापते हैं, उसको क्या करते हैं, जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है उसको सेंट्रल से लेकर और उसको मापा जाता है। नॉर्मल एब्डोमिनल गिर्थ एट द टर्म प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी है वो 8 टर्म पर होती है तब उसकी नॉर्मल गिर्थ, एब्डोमिनल की नॉर्मल गिर्थ कितनी होती है, 95 से 100 सेंटीमीटर, 95 से 100 सेंटीमीटर इसकी होती है एवरेज, बट अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर। नॉर्मल अब्डोमिनल गिर्थ इज इंक्रीज इन थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है तब अब्डोमिनल गिर्थ है वो कितनी होती है, तब कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर पर वीक, 2.5 सेंटीमीटर वो इंक्रीज होने लगती है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या साइन सिम्टम आएगा, एडिमा, एडिमा हो जाएगा। मोस्ट कॉमन एडिमा होने के कहाँ पर चांस होते हैं, मोस्ट कॉमन सीवियर एंकल एडिमा, जो एंकल्स होती हैं फीमेल की उनके अंदर ज़्यादा एडिमा होने के चांस होते हैं। अदर साइड्स अब्डोमिनल जो होता है वो एडिमा हो जाएगा, अब्डोमन के अंदर एडिमा होने का चांस होते हैं। वल्वल एडिमा, ठीक है, जो वल्वल पार्ट होता है फीमेल का वहाँ पर एडिमा हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ साइन सिम्टम क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फीमेल की जो ब्रीथ है वो शॉर्टनेस हो जाएगी। डिफिकल्ट टू पाल्पेबल फिटल पार्ट्स, फिटल जो पार्ट होते हैं उसको अपने पाल्प नहीं कर सकेंगे, मतलब पाल्पेबल करके उसको फील नहीं कर सकेंगे। डिफिकल्ट टू अस्कल्टेट फिटल हार्ट रेट, जो फिटल हार्ट रेट है उसको अपने अस्कल्टेट नहीं कर पाएंगे फिटोस, मतलब जो फिटोस्कोप होता है उसके थ्रू। नेक्स्ट डिफिकल्टी टू अस्कल्टेट फिटल हार्ट रेट हो गया। मोस्ट कॉमन रिलायबल डायग्नोज पॉलीहाइड्रोमनियोज, पॉलीहाइड्रोमनियोज को डायग्नोज करने के लिए मोस्ट कॉमन कौन सा टेस्ट करना जरूरी होता है, उसके अंदर क्या होता है, यूएसजी, जिसके थ्रू अपने पॉलीहाइड्रोमनियोज का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे पॉलीहाइड्रोमनियोज की, तो इसके अंदर फर्स्ट होता है, फर्स्ट प्रियोरिटी अपने क्या करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर, एडवाइज अबाउट बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट, मदर को क्या बोलना है, कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए एडवाइज करना उसको। नेक्स्ट लेफ्ट लेटरल पोजीशन, जब अपने उसको एडवाइज करेंगे कंप्लीटली बेड रेस्ट करने के लिए तो उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर लेटकर मतलब कंप्लीट रेस्ट करने को बोलना है। अवॉइड हार्ड वर्किंग एंड हैवी वेट लिफ्टिंग, मदर को बोलना है कोई हार्ड वर्क नहीं करना या फिर कोई भारी चीज जो उसको नहीं उठाना है। अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स, मदर को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से अवॉइड करना है। इफ नॉट अवॉइड स्टिमुलेट, अगर वो मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो उसके मतलब क्या हो सकता है, फ्रक्शन रिफ्लेक्स ए रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, फ्रक्शन होगा जिसके कारण क्या होगा, रिफ्लेक्स रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन है जो रिलीज होगा जिसके कारण प्री टर्म लेबर हो सकता है। नेक्स्ट सेकंड प्रायोरिटी क्या करेंगे, एडवाइज द फीमेल टू अवॉइड स्ट्रेनिंग पावर ड्यूरिंग डेफिकेशन, जब फीमेल डेफिकेशन कर रही है तो उसको अवॉइड करना है, उसको बोलना है कि जो पावर है वो कम से कम यूज करे, मतलब ज्यादा पावर यूज नहीं करनी। नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट अपने इसके अंदर क्या करेंगे, ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट पॉलीहाइड्रोमनियोज, ड्रग ऑफ चॉइस क्या देते हैं अपने पॉलीहाइड्रोमनियोज को ट्रीट करने के लिए। फर्स्ट ट्रीटमेंट जो होता है इंडोमेथासिन, इंडोमेथासिन इंजेक्शन है जो निषेध है,
नशेड इंजेक्शन है जो इंडोमेथासिन, इसकी डोज प्रोवाइड करते हैं 1.5 to 3 mg पर केजी बॉडी वेट। 1.5 to 3 mg पर केजी बॉडी वेट। रूट होता है IM। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो अपने इंजेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है उसके द्वारा, मतलब इंडोमेथासिन इज वर्क ऑन फिटल किडनी, जो फिटल किडनी होती है उसके ऊपर वर्क करता है। नेक्स्ट वर्क करके उसको क्या कर देता है, डिक्रीज यूट्राइन मतलब यूरिन फॉर्मेशन, जो यूरिन फॉर्मेशन होती है उसको डिक्रीज कर देती है। नेक्स्ट उसको डिक्रीज करके डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब यूरिन फॉर्मेशन उसको डिक्रीज करेगी, जिसके कारण क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड है जो डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण पॉलीहाइड्रोएमनियोज के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इंडोमेथासिन, इंडोमेथासिन के साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं। प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस, जो डक्टस आर्टरियोसिस होता है उसको क्या हो जाता है, प्री मेच्योर क्लोजर हो जाता है वो, जिसके कारण क्या होता है, डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टू द लंग्स, लंग्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, जिसके कारण अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, नॉट प्रॉपर मेच्योरेशन ऑफ फीटल लंग्स एंड सर्कम्फरेंस, जो फीटल लंग्स होते हैं वो प्रॉपर मेच्योर नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट रिस्क ऑफ आरडीएस आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ के होने के बाद उसको आरडीएस होने के चांस होते हैं। ड्रग यूज फॉर टू सुप्रेस द साइड इफेक्ट ऑफ इंडोमेथासिन, कौन सी ड्रग वो है जो इंडोमेथासिन के साइड इफेक्ट को क्या करते हैं, डिप्रेस कर देती है। उस मेडिसिन का नाम है बीटामेथाजोन, कोर्टिकोस्टेरॉइड होती है, जो क्या होता है, जो इंडोमेथासिन होता है उसके साइड इफेक्ट को डिप्रेस कर देता है, बीटामेथाजोन जो मेडिसिन यूज करते हैं। मेच्योर द फिटल लंग्स ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ एंड डिक्रीज रिस्क ऑफ आरडीएस आफ्टर बर्थ, ये क्या करती है, जो साइड इफेक्ट है उसको रोक देती है और फिटल लंग्स है उनको मेच्योर करने में हेल्प करती है ड्यूरिंग फिटल, मतलब ड्यूरिंग मतलब फिटर जो फिटस होता है इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है, सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, एमनियोसेंटेसिस, अपने प्रोसीजर करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, रिमूवल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम एमनियोटिक कैविटी, जो एमनियोटिक कैविटी है उसके अंदर से क्या करेंगे, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको रिमूव करेंगे। एमनियोसेंटेसिस इज ऑलवेज डन अंडर द गाइडेंस ऑफ यूएसजी, जो अपने एमनियोसेंटेसिस करेंगे वो क्या करेंगे, अंडर द विजुअलाइजेशन ऑफ मतलब यूएसजी के अंदर अपने मतलब गाइडेंस उसके अंदर रहकर करेंगे। यूएसजी साथ के साथ यूएसजी चलती रहेगी, साथ के साथ अपने क्या करेंगे, एमनियोसेंटेसिस है जो परफॉर्म करेंगे। पर्पज क्या होता है इसका अंदर, थेराप्यूटिक पर्पज होता है एंड डायग्नोस्टिक पर्पज होता है, जिसके अंदर अपने पॉलीहाइड्रोएमनियोज का प्रॉपर मतलब रिमूव कर सकते हैं एंड उसको डायग्नोज कर सकते हैं। इसके प्रोसीजर अपने स्टार्ट करने से पहले जो नीडल यूज की जाती है एमनियोसेंटेसिस करने के थ्रू, जो नीडल यूज की जाती है उसको क्या किया कितने नंबर की होती है, जो 16 गेज की नीडल जो यूज की जाती है। रेशियो इसकी होती है 16 से 18, मतलब जो गेज होती है रेशियो होती है, बट एग्जैक्ट 16 नंबर गेज मतलब 16 गेज की नीडल जो यूज की जाती है। नीडल इंजर्ट एंगल, मतलब जब वो नीडल है जो उसको इंजर्ट करेंगे तो कितने एंगल पर करेंगे, 90 डिग्री एंगल पर अपने उसको क्या करेंगे, इंजर्ट करेंगे एमनियोटिक कैविटी के अंदर। पेशेंट पोजीशन, पेशेंट को पोजीशन कौन सी देनी है थ्रू एमनियोसेंटेसिस, जब अपने एमनियोसेंटेसिस कर रहे हैं तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करनी है, जो पोजीशन है वो करनी है सुपाइन पोजीशन एंड डोर्सल पोजीशन, जो अपने पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट विच ऑफ प्रियोरिटी इनिशियल नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स जस्ट प्रियोर टू एमनियोसेंटेसिस, जब अपने एमनियोसेंटेसिस कर रहे हैं तो प्रियर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, एडवाइज द फीमेल टू एम्प्टी हर ब्लेडर, फीमेल को क्या बोलना है, अपना ब्लेडर है जो एम्प्टी करके आए। नेक्स्ट विच ऑफ द इनिशियल नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स जस्ट आफ्टर एमनियोसेंटेसिस, आफ्टर एमनियोसेंटेसिस जो होता है उसको क्या करेंगे, मतलब नर्स को एडवाइज करेंगे कि आफ्टर एमनियोसेंटेसिस क्या करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोवाइड लेफ्ट लेटरल पोजीशन टू द पेशेंट टू प्रिवेंट फ्रॉम लीकेज
ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। राइट बटक्स के नीचे क्या करना है, पिलो, स्मॉल पिलो यूज करना है। थेराप्यूटिक एमनियोसेंटेसिस। थेराप्यूटिक एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? इट इज डन इन हाइपर पॉलीहाइड्रोएमनियोज पेशेंट। पॉलीहाइड्रोएमनियोज पेशेंट होता है उसके ऊपर जो यूज किया जाता है। नॉर्मल टोटल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड रिमूवल इन थेराप्यूटिक एमनियोसेंटेसिस। थेराप्यूटिक एमनियोसेंटेसिस के अंदर क्या करते हैं, मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड की नॉर्मल वैल्यू होती है जो उसके अंदर रिमूव किया जाता है, वो वैल्यू होती है उसकी 1500 ml तक अपने जो एमनियोसेंटेसिस मतलब एमनियोटिक फ्लूइड है वो रिमूव करेंगे। नॉर्मल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड रिमूवल थेराप्यूटिक एमनियोसेंटेसिस एट ईच टाइम। एक टाइम के अंदर अपने कितना मतलब जो है फ्लूइड अपने रिमूव करेंगे, मतलब एक बार में कितना फ्लूइड रिमूव करना है, वो करना है 500 ml ईच टाइम। वन टाइम 500 ml मतलब जो फ्लूइड है वो रिमूव करना है। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल बिटवीन रिमूवल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन दी थेराप्यूटिक एमनियोसेंटेसिस। जब अपने थेराप्यूटिक एमनियोसेंटेसिस कर रहे हैं तो मतलब 500 ml फ्लूइड है जो रिमूव कर लिया, नेक्स्ट 500 ml मतलब रिमूव करना है, उसके बीच में कितना गैप मतलब यूज करना चाहिए? 60 मिनट का गैप जो यूज करना है, 1 घंटे का गैप रखना है। डायग्नोस्टिक एमनियोसेंटेसिस। डायग्नोस्टिक एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? इट इज परफॉर्म टू कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटी इन फिटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिटल प्रेगनेंसी जो फिटस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटी होने के चांस होती हैं। नॉर्मल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड रिमूवल इन डायग्नोस्टिक एमनियोसेंटेसिस। जो एमनियोसेंटेसिस है उसको डायग्नोज करने के लिए जो एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है वो कितना होना चाहिए? 10 ml अपने यूज किया जाता है। 10 ml मतलब सैंपल के तौर पर लिया जाता है, जिसके कारण अपने एमनियोटिक फ्लूइड को है जो मतलब डायग्नोज किया जाता है, उसको डायग्नोज करके फिटल कोई कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटी ना हो वो उसको चेक किया जाता है। बेस्ट टाइम टू परफॉर्म डायग्नोस्टिक एमनियोसेंटेसिस। बेस्ट टाइम कौन सा होता है जब अपने एमनियोसेंटेसिस को परफॉर्म मतलब डायग्नोज किया जाता है? 14 से 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी है वो 14 से 18 वीक के मतलब बीच में है, 14 से 18 वीक के वीक होते हैं, तब अपने उसको सैंपल लिया जाता है। 10 ml जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो सैंपल लिया जाता है और उसको डायग्नोज किया जाता है पॉलीहाइड्रोएमनियोज को। नेक्स्ट, एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल, जल्द से जल्द अपने कब ले सकते हैं? 14 वीक पर। 14 वीक पर अपने एमनियोटिक फ्लूइड है जो ले सकते हैं। पर्पस टू मॉनिटर एनटीडी। एनटीडी एनटीडी का मतलब होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। टू मॉनिटर, उसकी न्यूरल ट्यूब है जो वो कहीं डिफेक्ट तो नहीं हो गई है, उसको पता करने के लिए अपने क्या किया जाता है, मतलब सैंपल लेके उसको डायग्नोज किया जाता है। नेक्स्ट, टू मॉनिटर शेक टेस्ट। उसके अंदर क्या किया जाता है? शेक टेस्ट किया जाता है। अपने शेक टेस्ट करेंगे। शेक टेस्ट के अंदर LS रेशियो होती है जो क्या होती है? 2:1। ठीक है। टू मॉनिटर फिटल लंग्स मेच्योरिटी। फिटल लंग्स है जो उसकी मेच्योरिटी पता करने के लिए जो टेस्ट करते हैं अपने शेक टेस्ट, जिसके अंदर अपने पता लगा सकते हैं फिटल के लंग्स है जो मेच्योर है या अनमेच्योर है। टू मॉनिटर डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को मॉनिटर करने के लिए भी अपने टेस्ट किया जाता है। डिक्रीज अल्फा फिटोप्रोटीन लेवल। जो अल्फा फिटोप्रोटीन लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इंक्रीज लेवल ऑफ इनहिबिन ए प्रोटीन लेवल। जो ए लेवल प्रोटीन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। स्क्रीशन साइट ऑफ इनहिबिन ए प्रोटीन। जो स्क्रीशन होती है इनहिबिन ए प्रोटीन की वो साइट है जो वीक हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिस कारण प्लेसेंटा, मोस्ट कॉमन प्लेसेंटा के ऊपर इफेक्ट करता है या फिर कार्पस ल्यूटियम है जो उसके ऊपर इफेक्ट करता है। टू मॉनिटर मल्टीपल प्रेगनेंसी। अपने मल्टीपल प्रेगनेंसी है उसको मॉनिटर करेंगे। अल्फा फिटो प्रोटीन लेवल इज डबल। जो अल्फा फिटो लेवल प्रोटीन होता है वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। नेक्स्ट, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से आ सकते हैं? जब अपने एमनियोसेंटेसिस कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, कौन कौन से चांस होते हैं कॉम्प्लिकेशन आने के? फीवर विद चिल्स। जो मदर है उसको फीवर हो सकता है या फिर चिल्स मतलब बहुत ज्यादा ठंडी हो सकती है। मोस्ट कॉमन इनिशियल कॉम्प्लिकेशन है, मोस्ट कॉमन इनिशियल कॉम्प्लिकेशन टू यूज। नेक्स्ट, लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड है जो लीकेज होने के मोस्ट कॉमन चांस हो सकते हैं। नेक्स्ट,
अब्रप्शियो प्लेसेंटा, अब्रप्शियो प्लेसेंटा प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा है वो सेपरेशन होने के प्री मेच्योर मतलब सेपरेशन हो सकता है, जो प्लेसेंटा है वो प्री मेच्योर सेपरेशन होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो सकता है। नेक्स्ट ब्लीडिंग होने के चांस हो सकते हैं। नेक्स्ट पेशेंट इज अंडरगो एमनियोसेंटेसिस, आफ्टर एमनियोसेंटेसिस नर्स इज मॉनिटर फीवर विद चिल्स, लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन ए प्रेग्नेंट वुमेन, व्हाट इज प्रायोरिटी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक नर्स है जो डायग्नोज कर रही है और उसके अंदर क्या हो रहा है, फीवर विद चिल्स हो रहा है और जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो भी लीकेज हो रहा है, तो नर्स की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको क्या होगी, इसके अंदर नर्सिंग फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी नोटिफाई दी HCP, हेल्थ केयर प्रोवाइडर। नर्स है जो उसको क्या करेगी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेगी, जल्द से जल्द उसको नोटिफाई करेगी, जिसके कारण है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो उसको आकर कंप्लीटली ट्रीट करेगा। नेक्स्ट USG का डाउट था किसी का, USG किसे बोलते हैं, USG बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसके थ्रू अपने एमनियोटिक जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है या पॉलीहाइड्रो एमनियोज हो जाते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए मोस्ट कॉमन मतलब जो यूज किया जाता है टेस्ट, सबसे ज़्यादा जो टेस्ट यूज किया जाता है उसे बोला जाता है USG, जिसका फुल फॉर्म है अल्ट्रासोनोग्राफी। नेक्स्ट किसी का कोई डाउट हो? ओके, थैंक्स।